हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 14 जनवरी 2026, ठीक है। तो आप सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आज देखेंगे हमारे लिए क्या क्या है हमारे न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर में एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट मुद्दा हम लोग देखते हैं क्या है कि इंटर डिपार्टमेंटल पैनल फॉर्म टू कॉम्बैक्ट डिजिटल अरेस्ट गवर्नमेंट टू, मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। केंद्र सरकार ने क्या किया है कि डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया है, जिसको बोला जा रहा है इंटर डिपार्टमेंट कमेटी, ठीक है, आईडीसी। क्या है यह समिति? 6 दिसंबर को गठित ही कर दिया गया था। इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो गृह मंत्रालय के जो विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं वो करेंगे, ठीक है। ये कदम जो है आपका कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसकी मामला जो है अभी 13 जनवरी को सुनवाई को कर रहा है, ठीक है। उस इसकी मामला की सुनवाई 13 जनवरी को हुआ है, ठीक है। अब हमारे लिए ये मुद्दा है ना कि डिजिटल अरेस्ट कहते किसको हैं, क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट है ना कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। यह एक साइबर ठगी जिसमें अपराधी खुद को क्या करते हैं ना, सीबीआई ईडी जैसे, मतलब आपको वीडियो कॉलिंग करेंगे और पीछे से पूरे जो इनका सेटअप जो रहेगा ना, वो लगेगा आपका कि सीबीआई ऑफिस है या ईडी वाले हैं या पुलिस स्टेशन है या कोर्ट रूम है। इस तरीके से आपका फर्जीवाड़ा मतलब इनका जो इन्वायरमेंट होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट करते हैं ना कि आप सही में आपको समझ में आ जाएगा कि लगता है कि मतलब सच बोल रहा है, ठीक है, ईडी ही है या सीबीआई ही है। तो वही बोल रहा है कि जिसमें अपराधी खुद को पता है सीबीआई ईडी पुलिस कोर्ट अधिकारी ये क्या कर बताकर वीडियो कॉल करता है या व्हाट्सएप से आपका व्हाट्सएप किया या टेलीग्राम किया स्काइप आदि माध्यम से क्या करता है, पीड़ितों को डराता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, डिजिटल अरेस्ट। इसकी जो कार्य प्रणाली होता है ना, किस तरीके से करता है, तो देखिए क्या है, कॉल किया या वीडियो कॉल किया द्वारा क्या देता है, ये धमकी देगा। धमकी मतलब होता है ना कि आपको कहेगा कि आपको मतलब किसी मुद्दे में आप अगर ईडी वाला बोला तो आपको बोलेगा कि हाँ आप ये अवैध पैसा आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो ऐसे है, मतलब कुछ भी आपको मतलब गलत चीजों का आपका इंफॉर्मेशन बताकर और आपको धमकी दिया जाएगा, ठीक है। आप मनी लॉन्ड्रिंग में है, ड्रग्स में है, फर्जी अकाउंट केस में फंसे हैं, इस तरीके के ये बात करता है। फर्जी डिजिटल अरेस्ट दिखाया जाता है, ठीक है। उसमें आपको डिजिटल अरेस्ट मतलब दिखाया जाएगा फर्जी केस निपटाने, जमानत के नाम पर मतलब बेल करवा देंगे, आप 1 करोड़ दीजिए, दो तुरंत पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। देखिए क्या है, अभी हाल फिलहाल में एक अभी न्यूज आया था, मतलब कि एक जो कपल थे, बुजुर्ग कपल थे, वो विदेश से अपना मतलब इंडिया में आए थे और वो बहुत ही मतलब सेंसिटिव थे। वो लोगों को जागरूक जागरूक करवाते थे कि ऐसे ऐसे, मतलब अपने व्हाट्सएप के जरिए वो लोगों को बताते थे। लेकिन वो क्या हुआ, वो खुद ही उन्हें मतलब फंसा लिया गया, डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। लगभग लगता है कि 20 या 25 दिन उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनसे लगभग 14 करोड़ रुपया मतलब ठगी किया गया। उनके जो बच्चे लोग थे बाहर में थे, विदेश में थे, उनसे जब बात करवाया जाता था ना, तो भी क्या किया जाता था कि कॉन्फ्रेंस करके मतलब बात करवाया जाता था। सोचिए कि किस तरह से उनको उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ और उनके पीड़ित को किस तरीके से मतलब क्या माहौल क्रिएट होगा। आप खुद सोचिए कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड मतलब उनके लिए ये 14 या 15 दिन जो भी बीता होगा। एक तो पैसा भी गया और इनकी जो मानसिक स्थिति थी, वो मन स्थिति सोचिए कि कितनी उनकी गड़बड़ हो गई होगी। ओके, तो वो खुद अपने आकर उनका जो बाद में फिर पता चला, ठीक है। तो ये होता है बहुत तरीके से, मतलब आपका देखिए इसमें बोल भी रहा है तुरंत पैसे का ट्रांसफर करवाया जाए, तो कृपया करके आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि अगर कोई वैसा आए बिना मतलब आपका वारंट या कोई भी मतलब है कि आपको बिना मतलब ऐसे ही इतना कोई नहीं बैठा हुआ है यार कि आपको आपका कोर्ट से आ जाए, फोन आ जाए, आपको ईडी से फोन आ जाए। आप इतने ये नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी एक बात आप अपने जहन में बैठाइए कि बिना कागजी और बिना आप आपका राइट टू भाई इंफॉर्मेशन है, आप उससे पूछ सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। आप ठीक है, आप आर्टिकल 22 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे हैं कि मतलब अगर फंडामेंटल देखिए क्या होता है ना कि जो नहीं जानकारी होते नए नए मतलब जुड़े हैं। अभी देखे होंगे कि एक सर्वे भी आया है कि जो सबसे ज्यादा अगर
यूट्यूब पे मतलब जो भी हैं, जो छोटे-छोटे शॉर्ट्स आते हैं, उनमें देखने वालों की संख्या ना अभी भी सबसे ज़्यादा है, जो मतलब लगभग जो बुजुर्ग ही माने जाते हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, वही सबसे ज़्यादा देखते हैं, नहीं तो फिर बच्चा देखता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से है ना कि सिर्फ़ वो मोबाइल तो है उनके पास, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ों का क्या होता है ना कि डिजिटल साक्षरता का हमारे देश में कमी को उजागर करता है, और कहीं न कहीं जो हमारा डाटा है या साइबर सिक्योरिटी हमारा कहीं न कहीं इस पर भी ये क्या कर रहा है, आपका इसकी जो महत्ता है इसको और बढ़ा रहा है, और कहीं न कहीं इसमें और काम करने की आवश्यकता को भी ये दर्शा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक छोटा-सा हमारा मुहिम है यार, 1 के का सब्सक्राइबर कर, तो प्लीज़ आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ठीक है? तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए यार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक प्रभावित वाला वर्ग क्या है? देखिए, बुजुर्ग नागरिक हो गए हैं, तकनीकी रूप से जो कम जानकार लोग होते हैं, महिलाएँ एवं मध्यम वर्ग के होते हैं, अकेले रहने वाला व्यक्ति इसमें ज़्यादातर फँसता है, ठीक है? भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है। जैसे आपको पूछेगा कि आपका संवैधानिक आधार इसका क्या है? तो देखिए, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, ना कानूनी अधिकार है। तो ऐसा तो कहीं नहीं है, डिजिटल अरेस्ट का कोई जैसा प्रावधान ही नहीं है। गिरफ्तारी केवल सीआरपीसी के तरह से होता है, या भारतीय न्याय से संहिता जो आपका है, जो उसके द्वारा होता है, बीएनएसएस के द्वारा होता है, पुलिस द्वारा होता है, भौतिक रूप से की जाती है, ना कि आपको डिजिटल रूप से किया जाता है, ठीक है? आपको जो आपका गिरफ्तारी या बेल जो होता है ना, भौतिक रूप से ही होता है आपको। वीडियो कॉल, ऑनलाइन गिरफ्तारी, ये सब अवैध है, ठीक है? वीडियो कॉल, ऑनलाइन गिरफ्तारी जो है क्या अवैध है। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है आपका, क्या बता रहा है कि मुख्य न्यायाधीश जो जस्टिस हमारे सूर्यकांत जी हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जस्टिस हैं, क्या है कि उनके अध्यक्षता वाली एक पीठ बेंच बना था, उसमें द्वारा निर्देश दिया गया कि अंतर मंत्रालय जो परामर्श लीजिए, अटॉर्नी जनरल को मार्गदर्शन में समाधान करने के लिए जोड़िए, और इसे जन व्यापक समस्या माना है, ठीक है? मास पब्लिक इशू माना गया है किसको? आपका डिजिटल अरेस्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये हमारे लिए अहम मुद्दा बन जाता है, ठीक है? अगला जो हमारा है कि अंतर विभागीय समिति जो आपका आईडीसी है, ये क्या है? ठीक है? तो ये देखिए, आप आपका डिपार्टमेंटल जो कमिटी है, वो क्या है आपका कि अंतर विभागीय समिति ना एक उच्च स्तरीय आपका सरकारी समिति होगा, जिसमें क्या होगा कि कई मंत्रालय जो मतलब क्या होंगे, आपस में विभाग या एजेंसी हो, तो एक एक मतलब प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है? सभी इसमें मान लिया जाए कि आपका होम मिनिस्टर से हो गया, आपका और भी मिनिस्ट्री से हो गया, जैसे डिफेंस मिनिस्टर से, तो ये सब क्या होगा कि इसके विभाग का प्रतिनिधित्व होगा, ताकि किसी भी जटिल बहुआयामी समस्या का समन्वित समाधान किया जा सके। तो ये आप समझिएगा, ठीक है? मुद्दा क्या है कि डिजिटल अरेस्ट जो अभी स्कैम हो रहा है, गठन इसको कब किया गया है? 26 दिसंबर को किया गया, और गठनकर्ता जो है आपका कौन है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है? और इसमें निर्देश कौन दिया था? आपका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ है। तो यह याद रखिएगा। इसमें अध्यक्ष जो करेंगे ना, विशेष सचिव करेंगे, इंटरनल सेक्रेटरी जो होम मिनिस्ट्री में जो विशेष स्पेशल सेक्रेटरी जो रहेंगे, वो करेंगे। गृह मंत्रालय का, ठीक है? सदस्य एवं संस्थाएँ विभाग होंगे इसमें, आपका मंत्रालय विभाग होंगे। देखिए, जैसे मंत्रालय विभाग जो होंगे, उनके नाम भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे देखिए क्या है, गृह मंत्रालय होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आपका सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होंगे, आपका दूरसंचार विभाग होगा, विदेश मंत्रालय होगा, वित्तीय सेवा विभाग मंत्रालय होगा, आपका विधि एवं न्याय मंत्रालय होगा, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय होगा। तो ये सब मिनिस्ट्री का यहाँ समन्वय होगा, ठीक है? आपका ये क्या करेगा, नियामक एवं जाँच एजेंसियाँ भी रहेगा, जैसे आरबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। ये सब क्या है, ये भी इस मतलब इससे जुड़े रहेंगे, और विधि जो मार्गदर्शन देगा, वो कौन काम करेगा? भारत के अटॉर्नी जनरल, जो अभी कौन है? आपका आर वेंकट रमन, ठीक है? वेंकट रमनी, ठीक है? नियमित रूप से बैठकों में ये भाग लेते हैं, ठीक है? तो ये आपका मार्गदर्शक बनेंगे। सीमित इनका उद्देश्य क्या है? समिति का उद्देश्य, कमेटी का क्या उद्देश्य है? तो ये आप देखिए कि डिजिटल अरेस्ट घोटालों के सभी पहलुओं को समग्र ये क्या करेगा? समीक्षा करेगा, और प्रवर्तन एजेंसियों का रियल टाइम मार्गदर्शन करेगा। जैसे मौजूदा जो कानून, नियम, परिपत्र होगा, इनमें ये कार्यान्वयन की कमियों को पहचानेगा, ओके?
और फिर क्या करेगा, सुधारात्मक जो है आपका उपाय ये सुझाएगा और सुप्रीम कोर्ट को आगे के निर्देश हेतु इनपुट देना, जैसे टेक प्लेटफॉर्म जो हो गया गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट से भी ये समन्वय करके ये काम करेगा। अगला जो हमारा है कि हम लोग इसका समाधान क्या हम लोग दे सकते हैं, और तो डिजिटल अरेस्ट का समाधान क्या है, कानूनी समाधान हम लोग जब देखते हैं लीगल मेजर्स, तो स्पष्ट एक वैधानिक एक प्रावधान होना चाहिए। कानून में यह स्पष्ट किया जाए कि डिजिटल अरेस्ट एक अवैध है, ठीक है। कठोर दंड व्यवस्था होना चाहिए, साइबर ठगी, पहचान की चोरी और डिजिटल जबरन वसूली के लिए सख्त सजा होना चाहिए। तुरंत मतलब फास्ट ट्रैक आप साइबर कोर्ट्स की भी आप बनाइए, ठीक है। डिजिटल फ्रॉड मामलों का शीघ्र आप निपटान कीजिए। तो ये हो गया आपका कानूनी समाधान हो गया। आपका और क्या है कि संस्थागत एवं प्रशासनिक समाधान क्या होना चाहिए, जैसे देखिए आईडीसी बना, इंटर डेवलपमेंट आपका डिपार्टमेंट कमेटी बना, कि सुझावों को क्या करना चाहिए कि त्वरित क्रियान्वयन करना चाहिए, I4C पे काम करना चाहिए। जैसे देखिए इंडियन साइबर क्राइम हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन हो गया, जैसे साइबर हो गया, क्राइम हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, सेंटर हो गया, ये आपका 4C का मतलब हो गया। यानी क्या करना चाहिए, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को अधिक अधिकार एवं संसाधन देना चाहिए, ठीक है। केंद्र राज्य समन्वय भी आपका होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाना चाहिए। तकनीकी समाधान क्या होना है, टेक्नोलॉजी मेजर, जैसे कॉलर आईडी ऑथेंटिफिकेशन डीओटी डिपार्टमेंट और टेलीकॉम द्वारा ये लाना चाहिए, ठीक है। एआई बेस्ड आपका स्कैम डिटेक्शन होना चाहिए। संदिग्ध जैसे आपका हो गया वीडियो कॉल आ गया, आपका वीओआईपी कॉल आ गया, आपका फर्जी प्रोफाइल आ गया, तो ये इसको क्या है कि रियल टाइम ब्लॉक करना। प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप आदि की अकाउंट भी आपका ट्रेसेबिलिटी की मतलब भूमिका निभानी चाहिए, ओके। अगला जो हमारा है चौथा है क्या हमारा कि वित्तीय प्रणाली से जुड़े समाधान भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आरबीआई के निर्देश, संदिग्ध लेन देन पर तुरंत रोक लगा देना चाहिए, या आपका मूल अकाउंट को पहचान करना चाहिए, ठीक है। आपका रियल टाइम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग करना चाहिए, फ्रॉड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्स टाइम को मिनटों में सीमित करने की आवश्यकता है, ठीक है। आपका और क्या है कि जन जागरूक एवं सामाजिक समाधान, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी संस्थागत आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल एवं पर गिरफ्तारी नहीं करता, इसका व्यापक प्रचार करना चाहिए। बुजुर्गों के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाइए, कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपस लगाइए, ठीक है। स्कूल कॉलेज में साइबर सेफ्टी करिकुलम आप बनाइए, ओके। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और छठा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत है। विदेशों से संचालित जो साइबर गिरोह के विरोध आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट आपका ट्रीटीज कीजिए, ठीक है। संधि कीजिए, इंटरपोल का सहयोग लीजिए, क्रॉस बॉर्डर आपका डाटा शेयरिंग जरूरी है, ठीक है। नागरिक जो स्तर पर तत्काल उपाय क्या करना चाहिए, नागरिक स्तर पर देखिए क्या है आपका दिया गया है कि डराने वाली कॉल आए तो कट कर दें, ठीक है। पैसे की मांग करे तो ये समझ लीजिए कि ठगी है। शिकायत करें 1930 पर, हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। यह आपका वेबसाइट है cybercrime.government.india, ओके .gov.in, ओके। तो ये आप कर सकते हैं। अगला जो हमारा है आज का मुद्दा, सेकंड मुद्दा है, क्या बोल रहा है कि आपका चलते हैं कि इंडिया मस्ट फोकस ऑन एआई एंड इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। एआई का उपयोग स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एआई का विकास और उपयोग की पर्यावरणीय लागत पर वैश्विक स्तर पर गंभीर चर्चा अपेक्षाकृत क्या हुआ है, कम रहा है। ये आपका न्यूज है। इसके लिए क्या किया है, ओईसीडी, यूएनईपी और यूनेस्को की हालिया रिपोर्ट इस छिपी हुई लागत को उजागर कर रहा है। तो ये आप न्यूज में आया है, ठीक है। क्या है एआई का पर्यावरणीय प्रभाव, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है ना कि कार्बन उत्सर्जन जो है आपका कार्बन फुटप्रिंट है, जिसके बारे में क्या कह रहा है कि ओईसीडी वर्किंग जो पेपर के अनुसार क्या कह रहा है कि वैश्विक जो आपका आईसीटी सेक्टर है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, वो क्या कर रहा है कि 1.8% से 2.8%, कुछ आकलन 3.9% तक आपका क्या कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है एलएलएम को प्रशिक्षित करने पर क्या लगता है, लगभग आपका 3 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये कौन बता रहा है, यूएनईपी बता रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, जो आपका है ये प्रोग्राम, वो उसके तहत अन्य अध्ययन क्या बता रहा है कि लगभग आपका 6,26,000 आपका पौंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्सर्जन हो रहा है।
मतलब क्या है ना कि आपका 5 कार जो होगा ना, ये बोल रहा है कि 5 कारों का जो पूरे जीवन काल में जिसका जितना दिन तक उसका वैलिड रहता है कार का, मतलब आप जो गाड़ी आप खरीदते हैं, उसका 5 कार का अकेले मतलब ये आपका ये करता है, ठीक है? वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है। सेकंड क्या है कि इसमें क्या है कि ऊर्जा खपत भी होता है। क्या होता है कि यूएनईपी जो 2024 के अनुसार इसका क्या कह रहा है कि चैट जीपीटी पर एक प्रश्न आता है, ठीक है? एक प्रश्न आप गूगल सर्च से 10 गुना अधिक ऊर्जा खपत, जैसे चैट जीपीटी का जो उपयोग हो रहा है, उस पर क्या होगा कि आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं ना, तो उससे कहीं 10 गुना आपका अधिक ऊर्जा खपत कौन कर रहा है? चैट जीपीटी की। और गूगल 2025 का दावा है कि एआई जो एक एआई टेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट होता है, वो लगभग 0.24 मतलब आपका क्या खा रहा है आपका डब्ल्यूएचओ मतलब अति कर रहा है, ठीक है? आलोचना क्या है इसका? आपका व्हाट मतलब ये कर रहा है, ठीक है? ये क्या कर रहा है आलोचना? डेटा अपूर्ण इसका क्या है कि एआई का डाटा जो होता है ना, अपूर्ण एवं भ्रामक होता है। वास्तविक प्रभाव बड़े पैमाने पर छिपा रहता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और थर्ड क्या बता रहा है कि जल संकट, ठीक है, वाटर फुरफुरी। यूएनईपी जो है इशू नोट आपका सितंबर 2024 में क्या कहा है कि 2027 तक एआई सर्वर जो 4.2 से लेके 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक पानी का उपयोग करेगा, ठीक है? परिणाम क्या होगा कि जल संकट आएगा, डेटा सेंटर आधारित क्षेत्रों में पर्यावरणीय दबाव आएगा, तो ये हमारा एआई का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये चिंताजनक है। चौथा क्या है कि पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे भूमि उपयोग कर रहा है, ई वेस्ट आपका जमा कर रहा है, ठीक है? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। अब वैश्विक पहल क्या चलाया गया है, तो इसके लिए क्या है कि यूनेस्को ने 2021 में एक आपका इथिक्स एआई मतलब इथिक्स पर मतलब एआई पर सॉरी एआई पर एक इथिक्स मतलब सिफारिश किया था, ठीक है? रिकमेंडेशन दिया था। क्या किया था कि एआई के सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक जो नकारात्मक प्रभावों की मान्यता 190 देशों को द्वारा अपनाया गया है, मतलब ये नॉन बाइंडिंग है। अपनाया तो गया है, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब बाध्यकारी नहीं है। ये अपना-अपना जो भी है कि बस एक आपका नॉर्म मतलब परंपरा अपनाया गया, ठीक है? अमेरिका क्या कर रहा है कि एआई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एक्ट 2024 लाया है। यूरोपियन यूनियन क्या कर किया है आपका हार्मोनाइज्ड एआई रूल्स लाया है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव ये सीएसआरडी लाया है, ठीक है? डेटा सेंटर्स और एलएलएम प्रशिक्षण से उत्सर्जन का अनिवार्य खुलासा किया है, ठीक है? भारत के लिए मुख्य समस्या क्या बना हुआ है अभी? तो ये देखिए कि वर्तमान स्थिति में क्या है कि एआई नीति में फ़ोकस है, ठीक है? एआई से पर्यावरणीय रक्षा के पर, ठीक है? लेकिन क्या है कि एआई स्वयं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है, इस पर क्या है भारत मौन है। तो क्या होगा इससे कि ये पॉलिसी एसिमेट्री जो है दीर्घकाल में आपका क्या करेगा, जलवायु लक्ष्यों को जो हमारा जलवायु का लक्ष्य है आपका उसके विरुद्ध जा सकती है। तो ये हमारे लिए चिंताजनक है, ठीक है? और भारत के लिए अब समाधान क्या होना चाहिए, तो ये भी देख लीजिए। क्या करना चाहिए भारत को कि एआई के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है भारत में, इसके लिए ईआई जो नोटिफिकेशन 2006 पहले से जो मौजूद है, उसका प्रस्ताव जो है बड़े एआई मॉडल, डेटा सेंटर, हाई कंप्यूटर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है? को ईआई जो है ईआईए के दायरे में लाया जाए, ये ऐसा है, ठीक है? इसे दायरा से अभी बाहर किया गया है, तो इसको भी लाने की ज़रूरत है। अब क्या है कि मापन और मानक पर भी काम करने का है। जैसे सरकार को एआई स्पेसिफिक एनवायरमेंटल मैट्रिक्स विकसित करने चाहिए, जैसे स्टेक होल्डर्स हो गया, टेक कंपनी होगा, थिंक टैंक हो गया, एनजीओ हो गया, ये सब आपस में मिलकर, ठीक है? उद्देश्य इसका क्या होगा कि समान शब्दावली रहेगा, मानकीकृत आपका संकेत बनेगा, विश्वसनीय रिपोर्टिंग होगा, ठीक है? अब थर्ड में हमारा क्या कर रहा है कि डेटा संग्रह भी ज़रूरी है, क्या है मापे जाएँ कि ग्रीन हैस जो गैस है उसका उत्सर्जन कितना हो रहा है, ऊर्जा खपत कितना हो रहा है, जल उपयोग कितना कर रहा है, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कितना पड़ रहा है, तो ये भी ज़रूरी है। और एक चीज़ और करना चाहिए, ईएसजी डिस्क्लोज़र में एआई को शामिल करना चाहिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, सेबी हो गया आपका, यूएससी, एसएसडी सब प्रेरणा लेना चाहिए, जैसे डाटा सेंटर्स होना चाहिए, एलएलएम ट्रेनिंग होना चाहिए, हाँ कंप्यूट एक्टिविटीज जो आपको करने की आवश्यकता है। और आपका क्या है अगला जो पांचवा है, सस्टेनेबल एआई आपका प्रैक्टिस भी जरूरी है। देखिए प्री ट्रेंड मॉडल्स को आपको उपयोग करने की आवश्यकता है, और रिन्यूएबल एनर्जी आधारित जो डाटा सेंटर आपको खोलने की आवश्यकता है, ठीक है? ग्रीन कंप्यूटिंग अपनाइए, एआई स्पेसिफिक पर्यावरणीय आपको रिपोर्ट भी आपको करना चाहिए, ठीक है?
आज का हमारा जो अगला मुद्दा है, जो क्या कह रहा है, अगला मुद्दा जो हमारा कह रहा है कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स टू स्टॉप 10 मिनट सर्विस आफ्टर अपील बाई लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर क्या हुआ, केंद्र सरकार के समाचार में क्यों है, केंद्र सरकार के जो श्रम मंत्री है ना मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद क्या हुआ कि ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी जैसे प्रमुख जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उस अपने एप्स और ब्रांडिंग से 10 मिनट डिलीवरी सेवा हटाने का निर्णय लिया। ठीक है, यह फैसला 31 दिसंबर को गीग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए एक दिवसीय हड़ताल और डिलीवरी कर्मियों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के बाद ये आया है। ठीक है, मैं आपको इसका पूरे डिटेल में जो आपका गिग वर्कर के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप आज से 5 दिन पहले का द हिंदू आप देखिएगा, उसमें आपका गिग वर्कर आपका दिया हो गया होगा। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा द हिंदू का, आपको वहाँ पे मिलेगा। और एक छोटा सा मुहिम है यार हमारा 1K का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज आप उसे पूरा करवाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, एक मुद्दा आता है इसमें, पेपर में आया है एक क्विक कॉमर्स करके। ठीक है, क्यू कॉमर्स करके। क्या होता है क्विक कॉमर्स? ई कॉमर्स का वह मॉडल है जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे आपका ग्रोसरीज हो गया, मेडिसिन हो गया, एसेंशियल जो भी है आपका कमोडिटीज, उसको 10 से आपका कितना 30 मिनट के भीतर उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। इसी को बोला जाता है क्विक कॉमर्स। ये जो होता है ना अल्ट्रा फास्ट ऑन डिमांड डिलीवरी पर आधारित होता है। क्या? क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स कैसे काम करता है तो ये भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी आप रखिए। मैं आपके लिए इतनी जानकारी मतलब लाया हूं ना कि आप बेहतरीन तरीके से आप किसी को भी समझा सकते हैं और अपने आपको भी इसका प्रोसेस आप मतलब आप जानकारी रख सकते हैं कि कैसे ये काम कर सकता है। देखिए, डार्क आपका क्या करता है, डार्क स्टोर या माइक्रो वेयर हाउस बनाता है जो रिहायशी इलाकों के पास छोटे गोदाम बनाकर, ठीक है, लेकिन सीमित लेकिन हाई डिमांड होता है, सीमित होता है लेकिन हाई डिमांड है इसका होता है। एआई और डाटा एनालिसिस भी करता है, मांग का पूर्वानुमान लगा लेता है, स्टॉक प्रबंधन करता है और रूट ऑप्टिमाइजेशन करके हाइपर लोकल डिलीवरी पार्टनर को भी ये अपने साथ मिलाता है और बाइक स्कूटर से ये डिलीवरी करवाता है। सीमित जो होता है दूरी इसका आता है कि 2 से 5 किलोमीटर तक ये काम करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जहाँ भी है ना, अगर बगल में है मान लीजिए कि इसके रेंज में 2 से 3 आपका 5 किलोमीटर तक एक न एक गोदाम रहेगा, ये सब कुछ चीज़ों का जो क्विक प्लेटफ़ॉर्म का। ठीक है, और आप देखिए कि भारत में क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म कौन-कौन है? ब्लिंकिट है, ज़ोमैटो है, ज़ेप्टो है, आपका स्विगी, इंस्टामार्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट मिनट्स है जो नया अभी प्रवेश किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो था ना विवादित कि 10 मिनट डिलीवरी मॉडल क्यों विवादित था, तो ये हम लोग जानेंगे। गिग वर्कर की मुख्य आपत्ति देखिए, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल तो आप लोग जान गए जिसको क्विक का कॉमर्स कहा जा रहा है, 10 से आपका 30 मिनट के अंदर जो किया जाता है। ओके, तो ये आप समझिएगा। ठीक है, गिग वर्कर की मुख्य आपत्तियां क्या थी? अत्यधिक समय दाव लगता है, टाइम प्रेशर लगता था। ठीक है, कि आपको 10 मिनट से 30 मिनट कहीं अंदर में आपको जाना है, सड़क दुर्घटना का बढ़ता खतरा है। ठीक है, मानसिक और तनाव स्वास्थ्य समस्या भी है, अप्रत्यक्ष रूप से असुरक्षित जो है कार्य परिस्थितियां इनकी थी। ठीक है, मांग क्या था? मांग था कि ये जो 10 और 20 मिनट की अनिवार्य डिलीवरी व्यवस्था समाप्त किया जाए, प्लेटफॉर्म के कार्य तरीके का नियमन हो। तो ये मांग था और जिनकी मांग है ये अभी पूरा हो गया है। इसमें सरकार की रोल क्या रहा है, गवर्नमेंट का रोल क्या है कि श्रम मंत्री जो है आपका मनसुख मांडविया, उनके हस्तक्षेप से किया गया, एग्रीगेटर्स के साथ उच्च स्तरीय बैठक किया गया, आग्रह किया गया कि 10 मिनट वाले जो डिलीवरी जैसा जो टैगलाइन उसको हटाइए और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दिया जाए। ओके, तो परिणामता क्या हो गया इसका कि ब्लिंकिट ने टैगलाइन बदल दी और आपका 10,000 मतलब प्लस आपका प्रोडक्ट डिलीवरी इन 10 मिनट वाला जो सिस्टम है वो कैंसिल किया। ठीक है, अब क्या है कि 30,000 प्रोडक्ट आपका डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, ये इस तरीका का अपनाया गया। अन्य प्लेटफॉर्म भी इसी दिशा में कदम बढ़ाने को सहमत है। तो ये सरकार के हस्तक्षेप से हुआ और कंपनियों का जो पक्ष था ना उनकी दावा था 10 मिनट डिलीवरी डार्क स्टोर वेयर हाउस नेटवर्क से संभव है, ये बोला गया था, लेकिन श्रमिकों पर प्रत्यक्ष दबाव नहीं था। लेकिन सरकार का आग्रह को इन लोग क्या है रिक्वेस्ट को क्या किया, स्वीकार किया कौन? कंपनी। अब अगला मुद्दा जो हमारा है क्या कह रहा है कि ऑनवर्ड एंड मूनवर्ड। ये क्या है कि आपका आर्टेमिस जो आपका है ना मिशन, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि पुनः चंद्रमा की ओर बढ़ते कदम, विशेषकर नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम जो है ना जो सेकंड और वैश्विक नए अंतरिक्ष युग स्पेस पर केंद्रित है। ये बताता है कि चंद्रमा अब केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं बल्कि क्या हो गया अब
रणनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, तकनीकी महत्व का केंद्र बन चुका है। तो इसमें देखते हैं कि आर्टेमिस जो प्रोग्राम है ना, उसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो ये क्या है कि पहला मानव युक्त मिशन है, ठीक है। 1972 के बाद जो है ना, 1972 में जब अपोलो मिशन गया था, आपका याद होना चाहिए, उसके बाद जो है पहली बार मनुष्य चंद्रमा के निकट जाएगा। ये लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, डीप स्पेस टेस्ट मिशन है, ठीक है, कि कैसे मतलब ये जाता है और वो क्या करेगा, आपका आर्टेमिस थर्ड जो क्या रहेगा, आपका लूनार साउथ पोल पर मानव लैंडिंग करेगा। जो 2 में है सिर्फ टेस्ट करेगा, ठीक है, ये लैंडिंग नहीं करेगा। लेकिन आर्टेमिस जो थर्ड जाएगा आपका भविष्य में, वो लूनार साउथ पोल पर आपका करेगा मानव लैंडिंग करेगा, और अस्थायी मानव उपस्थिति की दिशा में ये कदम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। तो आर्टेमिस 2 क्या है, तो ये भी हम लोग जरा देख लेते हैं क्या है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का ये पहला मानव युक्त है, मतलब क्रूड जो मिशन बोला जाता है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर उतरना नहीं, बल्कि मानवों के साथ डीप स्पेस सिस्टम का परीक्षण करना है। मिशन की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, लॉन्च जो होगा ना, ये क्या होगा, स्पेस लॉन्च सिस्टम से होगा। SLS जो रॉकेट है उससे द्वारा ये लॉन्च होगा, और ओरियन स्पेस क्राफ्ट होगा, ठीक है, उसके द्वारा। और लॉन्च पैड जो रहेगा आपका 39B और केनेडी स्पेस सेंटर से ये किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। संभावित जो लॉन्च इसका होगा, कब होगा, फरवरी अप्रैल इसी साल, मतलब 2026 में। ओके। मिशन अवधि लगभग लगेगा आपका 10 दिन तक रहेगा। और इसका जो मिशन प्रोफाइल रहेगा, ट्रेजेक्ट्री जो होता है, हाइब्रिड फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री है। ये कैसे काम करेगा आपका, देखिए इसमें चरण बताया है कि पृथ्वी की 2 कक्षा है, जैसे लाइफ सपोर्ट और मैनुअल कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, चंद्रमा के फेयर साइड से आपका 300 किलोमीटर आगे तक यात्रा करेगा, और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर की ओर फिर से लौटा देगा। ये कहाँ जाएगा, आपका पैसिफिक ओशियन में स्लैप डाउन होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इसकी प्रक्रिया, ठीक है। अंतरिक्ष ये क्या करेगा, ये इसकी जो काम रहेगा अंतरिक्ष अन्वेषण का, ये नया चरण होगा। अपोलो युग जो सीमित और अल्पकालिक था, मतलब कम दिनों का था। और ये क्या था आपका, आर्टेमिस युग जो रहेगा दीर्घकालिक रहेगा और सस्टेनेबल रहेगा, ठीक है, सतत रहेगा। मानव बस्ती की ये संभावना भी उजागर करता है। चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण अभी क्यों हो गया है, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वाटर आइस वहां पर मौजूद है आपका साउथ पोल पर, और उससे क्या बनाया जाएगा ना, आपको ईंधन बनाया जाएगा, जैसे हाइड्रोजन वहां पे है, ठीक है, उससे भी काम लिया जाएगा, ठीक है। जीवन समर्थन, लाइफ सपोर्ट को भी देखा जाएगा, ठीक है। आपका डीप स्पेस आपका गेटवे है, मंगल मिशन का लॉन्च पैड, आपका रेयर में मिनरल्स और रिसोर्सेज की भी वहां पे संभावना है, ठीक है। अभी जो है नई स्पेस रेस जो है, यूएस का है जो आर्टिमिस है, चाइना का आपका चेंगे प्लस लूनार बेस प्लान है, रसिया का है लूना मिशन है, ठीक है। और इंडिया का जो मिशन है ना आपका, चंद्रयान 3 और लिपेक्स है जो जापान के साथ है, ये भी याद रखिएगा। प्राइवेट कंपनियां जो एक स्पेसएक्स हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, इसका भी आजकल ये मतलब क्या है, मून मतलब स्पेस में रेस मतलब कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है आपका, अंतरिक्ष अब भू राजनीतिक से जुड़ा विषय बन गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि राजनीतिक से भी अब बन गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा भी है। देखिए, आर्टेमिस एकॉर्ड का जो है ये नियम आधारित अंतरिक्ष व्यवस्था है, ठीक है। सवाल क्या है कि क्या अंतरिक्ष साझा मानव विरासत रहेगा, या शक्तिशाली देशों का प्रभुत्व बढ़ेगा। देखिए, यहाँ से आपका ऐसे आपका बन सकता है। तो आप याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे आपको जो है ना करंट आपको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, जो आप बता सकते हैं कि हाँ क्या क्या है इसमें। पर्यावरण और नैतिक प्रश्न भी जुड़ता है, जैसे अंतरिक्ष मलबा डेब्रिस हो जाएगा, चंद्र पर आपका, चंद्रमा पर पर्यावरण का संरक्षण का भी मुद्दा उठेगा, संसाधनों का निष्पक्ष उपयोग भी होगा। तो ये आपका मुद्दा बनता है। भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर इंडिया क्या है, मतलब भारत के लिए निहितार्थ क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, अवसर तो है, इसरो की बढ़ती वैश्विक साख भी है, ठीक है, जिससे क्या चंद्रयान 3 की सफलता हुई, गगन आपका यान या लूनार मिशन, ये सब क्या है, अवसर है। लेकिन चुनौतियां भी है भारत के लिए कि सीमित बजट है, तकनीकी जो आत्मनिर्भरता में कमी है, आपका ग्लोबल स्पेस गवर्नेंस में भी प्रभावी भूमिका आपका बढ़ाने की आवश्यकता है। और भारत को क्या करना चाहिए, भारत को इंटरनेशनल आपका पार्टनरशिप करने की आवश्यकता है, रिस्पॉन्सिबल आपका स्पेस पावर की भी भूमिका निभानी होगी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
एक छोटा-सा आपका चर्चा में था, आपका न्यूज़ था बरगी बाँध का, तो यह एक कैसा है कंक्रीट आपका ग्रेविटी बाँध है। उद्देश्य क्या होता है इसका? उद्देश्य क्या है? जल विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। ये कहाँ पे है? आपका नर्मदा नदी पे है, जबलपुर जिला में मध्य प्रदेश। ये नर्मदा घाटी परियोजना का पहला बड़ा बाँध माना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आज का हमारा कैसा लगा सेशन? तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक छोटा-सा मुहिम है कि 1K का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप लोग करवाइए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और पॉलिटी का एमसीक्यू अब आपका स्टार्ट हो गया, और अभी जो होगा ना, अभी आपका जस्ट आपका कुछ देर के बाद आपका मैराथन आएगा। आपको आपका संविधान संशोधन एक ही क्लास में आपका लिया जाएगा, तो आप ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।